अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आज हम जिस हीरो पाकिस्तान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, पाकिस्तान का वो बेटा जिसने अपने वालिद को इस धरती पर कुर्बान होते देखा। जी हाँ, 2003 में इनके वालिद डीएजी अब्दुल अजीज बुल्लो बलूचिस्तान में एक फायरिंग के नतीजे में जामे शहादत नोश जब उन्होंने किया तो इनकी जो उम्र थी सिर्फ 15 साल थी। 15 साल की उम्र में इनको सिंध पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर तैनात कर दिया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो खिदमात रही सिंध पुलिस से लेकर आज ये वफाकी पुलिस में तैनात हैं। सिंध पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती होने वाला 15 साल नौजवान आज वफाकी पुलिस में एएसपी के ओहदे तक कैसे पहुंचा, इस हवाले से बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप बात कर रहे हैं सर, सबसे पहले तो मुझे उस वाक़े के हवाले से बता दीजिए जो बड़ा अफसोसनाक है। 2003 में जो आपके वालिद के साथ वाक़या पेश आया, थोड़ा सा उस हवाले से बताइए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जी। ये जून 2003 में मेरे वालिद साहब थे डीआईजी सिब्बी। तो एक रात वो अपने भाई, वो तब डीसीओ जाफराबाद थे, उनके पास रुके हुए थे। तो उनको खबर मिलती है कि एसएचओ भाग नारी वो किसी ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ये उनकी अयादत करने और विज़िट करने के लिए जाते हैं उनके पास रात के कोई 12-1 बजे। तो रास्ते में फिर कोई, जब इनका कॉन्वाय जाता है तो वहाँ पे कोई रॉबर्स और ये पहले से मौजूद होते हैं जो कि दूर से पुलिस की गाड़ियाँ देख के अलर्ट हो जाते हैं और वो अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। फिर जब जैसे ही वो मेरे वालिद साहब और उनके साथ जो गाड़ियाँ थी वो पहुँचती हैं उनके करीब, तो ये फायरिंग शुरू कर देते हैं। और उस एक्सचेंज ऑफ फायर में मेरे वालिद साहब समेत 3 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो शहीद हो जाते हैं और 2 डाकू भी वहाँ पर मारे जाते हैं। तो इस तरह से ये वाक़या हुआ था। जब हमने ये देखा, पढ़ा आपके बारे में और आपके वालिद साहब की कुर्बानी के हवाले से पढ़ा, तो घर पे तो सफ़े मातम जो है बिछ गया होगा। उसके बाद उस माँ की कैसे हिम्मत हुई कि एक और बेटे को इसी फील्ड में भेज दिया? डेफिनेटली ये तो ज़ाहिर है, मतलब एक अफसोसनाक वाक़या था हमारे लिए और वो आप समझ सकते हैं कि इट वॉज़ नेचुरल। और बाकी ये है कि फिर जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज सिंध पुलिस में एज इंस्पेक्टर, तब भी मेरी माँ जो थी वो शी वॉज अ बिट रिलक्टेंट कि वो मुझे ना अलाउ करें, लेकिन समहाउ मतलब हमने उनको कन्विंस कर लिया और वो मान गई। फिर उसके बाद दोबारा फिर सीएसएस हुआ। मेरा एक भाई, उसने भी पुलिस ज्वाइन किया, फिर मैंने ज्वाइन किया। तो इस तरह से हमें इंस्पेक्टर के दौर के हवाले से बताइए, कैसा दौर था? 16 साल लड़का पुलिस में इंस्पेक्टर था, कॉलेज में कैसा इन्वायरमेंट था और ख़ुद को कैसा फील होता था? ये देखें, ये बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड था मेरे लिए भी। और क्योंकि 16 साल की उम्र में वैसे भी नॉर्मली, मतलब आप जब तक 18 साल और उसके बाद ही कोई पुलिस में आपकी वो होती है भर्ती, तो ये एक स्पेशल केस था। गवर्नमेंट ने कंडोन की थी मेरी वो जो एज थी और एज लिमिट, और मैं उस वक्त क्वालिफाइड भी नहीं था, ग्रेजुएट भी नहीं था। तो उन्होंने कहा था कि जी आप अपनी स्टडीज़ वगैरह मुकम्मल कर लें और उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे एज सर्विस। लेकिन अपॉइंटमेंट मेरी हो चुकी थी पहले ही। अच्छा, मुझे जो सबसे अहम मामला है वो ये जानना है कि हम देखते हैं कि सीएसएस किया जा रहा होता है, उससे पहले बेरोज़गारी की एक जंग से लड़ना पड़ता है, उसके बाद जाके सीएसएस होती है। आप जॉब पे थे, उस दौरान कैसे मेंटेन किया जॉब को लेकर चलना, बतौर इंस्पेक्टर सिंध पुलिस के तमाम अफेयर्स को मैनेज करना, साथ सीएसएस करना, कितना मुश्किल था? मुश्किल तो बहरहाल था ये, क्योंकि आपको पता है पुलिस की जॉब बड़ी टफ होती है। मतलब 24 आवर्स आपकी ये जॉब होती है। इसमें जैसे बाकी उसमें आप 9 to 5 होती हैं, आप 5 बजे के बाद फारिग हो जाते हैं। पुलिस में ये वाला सीन नहीं है। पुलिस में आपको जो है मतलब वो रहना पड़ता है ऑनलाइन और ऑन कॉल होना पड़ता है 24 घंटे। तो उसके बावजूद बहरहाल वो एक मुश्किल काम था। लेकिन क्योंकि मेरी गाइडेंस प्रॉपर थी, मेरे चाचा लोग और मेरे जो भाई हैं वो मुझे प्रॉपरली गाइड करते रहते थे और वो बताते रहते थे, तो फिर इस वजह से मेरे लिए ज़रा इजी हो गया। और छोटे भाई के बारे में बताइए, वो भी पुलिस में और आपका छोटा भाई आपका मेंटोर है? जी, वो मेंटोर भी है, वो मुझसे सीनियर भी है एक साथ। तो उसी ने ही मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी थी और बेसिकली मैं तो यही समझता हूँ कि उसकी मेहनत थी जिसका फिर मैंने भी फ़ायदा उठाया। आपकी फैमिली में इस वक्त कितने लोग पुलिस में मौजूद हैं? मेरे 3 भाई, 4 भाई और मैं 5। अच्छा, यानी कि इट्स अ पुलिस फैमिली। जब पहली दफ़ा सीएसएस किया आप फेल हो गए, लग रहा था कि यू कांट डू इट? नहीं, ये वाली फीलिंग नहीं आई कि आई कांट डू इट। उसमें ज़ाहिर है आप फेल होते हैं तो फिर आपको एक शौक लगता है और कुछ अर्सा आप उसमें वो भी होते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जो फेलियर है ना, ये आपको अपनी इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। वो आपको आपकी मिस्टेक्स बताएगा, आपकी वीकनेसेस बताएगा
उसको आप ज़रा उस पर काम करें और थोड़ी सी मेहनत करें, तो वो मैं समझता हूँ फेल होना मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपना दिल हार जाएं और आप हिम्मत छोड़ दें कि जी मुझसे नहीं हो सकता। ये वाली बात गलत है, ये फिर नहीं होना चाहिए। ये आप अगर उसमें से फ़ायदा उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि आपको वो एक बता देता है कि आपकी अभी क्या पोजीशन है, किस लेवल पे आप हैं और उसमें आपको कहाँ मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो फिर नेक्स्ट टाइम मतलब आप कर सकते हैं इजीली। 16 साल की उम्र में वालिद आपके डीएजी थे, शहीद हो गए। यकीनी तौर पर एक गमगीन सूरत हाल होगी। उस दौरान आपकी भी पोस्टिंग उसी पुलिस में कर दी गई। कैसा लगता था जब आपने 18 ईयर्स की एज में जब आपकी तालीम मुकम्मल हुई, आपने एक थाने में यकीनी तौर पर ज्वाइनिंग दी होगी? डर तो लगता होगा कि शायद मेरे वालिद चूँकि इसी राह पे चलते हुए शहीद हो गए, तो कैसी फीलिंग थी? वो इस तरह से था कि डर ज़ाहिर इंसान है, मतलब आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप डरते नहीं हैं, लेकिन डर को आपने ओवरकम करना होता है। आप उसको ओवरकम करें और मेरे ख्याल से ब्रेवरी यही है कि मतलब यू ओवरकम योर फियर्स। तो डर लगता है, लेकिन ठीक है, आप उसमें काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप यूज़ टू हो जाते हैं। पहली बार में आपको डर लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उस चीज़ के यूज़ टू हो जाते हैं। सीएसएस के हवाले से बताइए कि आपने जो तैयारी की, क्या तरीकाकार था, क्या रूटीन थी? हमारे यहाँ पर तो लोगों को लगता है कि अगर वो एक जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ सीएसएस की तैयारी करने का एक्सक्यूज़ बन जाता है कि सीएसएस नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी जो अपनी डेली नीड्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उनको मीट करने के लिए जॉब कर रहे हैं और जॉब के दौरान सीएसएस नहीं हो सकता। आपने एक हैक्टिक जॉब थी इंस्पेक्टर की जिसकी मसरूफियात भी थी, उसके दौरान भी सीएसएस किया, कैसे? इसमें देखें सीएसएस का ना जो मैं समझता हूँ एक बुनियादी जो लोग हमारे इस चीज़ को लैग करते हैं और इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स रह भी जाते हैं। सीएसएस का ये है कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट, आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो, आपको पता हो, आप अपने लिए टारगेट सेट करें कि जी मैंने इस वक्त के दौरान ये चीज़ें मैंने कवर करनी है, कंप्लीट करनी है। आप अपने आप को टारगेट्स दें और वो ज़्यादा मुश्किल टारगेट्स भी ना हो कि आप उनको वो मुकम्मल ही ना कर पाएँ। टारगेट सेट करें, उनको अचीव करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी टाइम मैनेजमेंट करें और स्मार्टली आप स्टडी करें, तो ये कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं है, मतलब हो जाती है। मैं कोई इतना अच्छा वो नहीं था, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था और मैंने बाकी भी अपने वो बाकी देखे हैं कोलीग्स जो कि एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन वो सीएसएस कर जाते हैं। तो उसकी वजह ये है कि वो स्मार्टली स्टडी करते हैं और अपने आप को टारगेट्स देते हैं, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करते हैं और इसमें गाइडेंस की आपको ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए कोई टॉपर होना ज़रूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई 4 CGPA जिसकी हम बात करते हैं या कोई न्यूट्रन टाइप माइंडसेट होना लाजमी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, रूटीन इज इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आखिर में क्या पैगाम है नौजवानों के लिए जो कि देख रहे होते हैं करियर के हवाले से? उनको लगता है कि पाकिस्तान में 2-3 फील्ड्स हैं, आप पुलिस में चले जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। करियर के बेशुमार मौके होते हैं, मेहनत के बाद यकीनी तौर पर आपकी किस्मत जाग जाती है। आपके साथ आपने फेलियर भी देखा, कामयाबी भी देखी। आपने पंजाब पुलिस में, इससे पहले सिंध पुलिस में भी आपने काम किया। क्या पैगाम है उस सारी मायूस यूथ को जिनको ये लगता है कि पाकिस्तान में एक सिफारशी कल्चर है जिसके तहत रिकमेंडेशंस होती हैं, भर्तियां होती हैं या जॉब्स मिलती है, मेहनत को बस से पुश डाल दिया जाता है? आपने फेलियर भी देखा, आप कामयाबी हुए, क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो यूथ है हमारी, ये मायूस तो होनी नहीं चाहिए। मतलब मायूसी तो बिल्कुल, पहले अगर वो मायूस है तो वो पहले मायूसी अपनी ख़त्म करे, मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सिफारशी कल्चर की जो आप बात कर रहे हैं शायद कभी पहले होता हो, अब क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स में आपकी होती हैं वो सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू होती हैं और वो बड़े शफाफ और ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसमें ये वाला आंसर भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब वो नहीं होगा। दूसरा ये कि हर किसी को ना अपने मिजाज के हिसाब से अपना करियर चूज़ करना चाहिए। ये नहीं आप करें कि जी मैंने, क्योंकि वो दूर से आपको लगता है कि शायद सिविल सर्विसेज अगर आप समझते हैं कि जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपका मिजाज उस तरह का नहीं है तो फिर आप आके भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद वो छोड़ के चले जाते हैं, मतलब कहीं और, क्योंकि वो उनका मिजाज इस तरह का नहीं होता। तो अगर आपका मिजाज है सिविल सर्विसेज के हिसाब से और आप समझते हैं तो वो फिर इतना मुश्किल काम भी नहीं है सीएसएस करना, आप या और कोई मतलब जो हमारी सिविल सर्विसेज है उनको ज्वाइन करना, वो आप कर सकते हैं इजीली। तो आपको पहले अपने मिजाज के मुताबिक जो भी आपका करियर आपको समझ में आता है वो आपको चूज़ करना चाहिए, मिजाज को देखना चाहिए। नाज़रीन, ये मेरे साथ ASP अब्दुल अलीम बुल्लो हैं जो कि सिंध धरती के बेटे हैं और इन्होंने अपना वालिद जो हैं DIG अब्दुल अजीज़ बुल्लो को वो कुर्बान होते देखा इस धरती की हिफाजत में, और ना सिर्फ खुद बल्कि इनके भाई भी बड़ी हिम्मत के साथ
इनकी वालदा की हिम्मत को भी सलाम, जिन्होंने दोबारा से पहले खामद को खोया, उसके बाद 2 बेटों को भी उसी पुलिस में, उसी मुल्क पाकिस्तान की, उसी अवाम की हिफाजत के लिए भेजा ताकि वो दोबारा से अवाम की खिदमत कर सकें। और ऐसे शोहदा और शोहदा के जो वारिस हैं उनको सलाम, ताकि वो इसी तरह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करते रहें। और एक बार फिर दोबारा से एक और हीरो पाकिस्तान के साथ बहुत जल्द आपकी मुलाकात करवाएंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद नासिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।